हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ एनटीए नेट पेपर वन, जहां पे हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट इज 21 टू 30। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है 7, 38, 55। सर ये क्या मैथ्स की क्लास लेने वाले हो क्या? ये क्या होता है? व्हाट इज दिस 7, 38 एंड 55 का रूल है? कम्युनिकेशन में रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल आपको दिया है एल्बर्ट मेरा ने। मैंने क्या लिखा है? मेरा, लेकिन लिखा हुआ क्या है? मेरा बेन। मगर याद करने के लिए दोस्तों एल्बर्ट मेरा आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। मैंने सिर्फ यहाँ तक का वर्ड ही बोला है, क्या? एल्बर्ट मेरा। बाकी का जो बियन है वो तो आपको एनटीए खुद ही दे देगा। सो प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरा ने आपको क्या रूल दिया है? 7, 38, 55। इनका ये कहना है कि भाई जो कम्युनिकेशन की दुनिया है ना, इसके अंदर ये रूल काम आता है। क्या होता है ये रूल? पढ़ते हैं। इनका ये कहना है कि जो 7% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन, आप जो भी पूरे दिन में कम्युनिकेशन करते हो, उसका 7% आप क्या यूज करते हो? वर्ड्स, दैट इज बोली चाली, है ना? ताजुब की बात है नहीं? मतलब आप पूरे दिन में जितना भी कम्युनिकेशन करते हो ना, उसमें 7% वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद 38% क्या होता है? आपका टोन, आपके बोलने का तरीका, आप किस गुस्से में बात करो, सोना, खाना खाया क्या, इस तरीके से आप जो भाव लगाते हो ना अपने वर्ड्स के पीछे, दैट इज कॉल्ड टोनेलिटी। वो कितना है? 38%। मतलब क्या तुम सीधे मुंह बात नहीं करते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एल्बर्ट मेहरा जी, आशीष नेहरा जी के फादर कह सकते हो। कौन? एल्बर्ट मेहरा। क्या कह रहे हैं कि भाई तुम जो बात करते हो ना वो सिर्फ 7% है, बाकी 38% तो तुम क्या लगाते हो? अपने भाव, टोनेलिटी ऑफ वॉइस। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? टोन, आपके बोलने का तरीका, है ना, उसमें कितना है? 38%। मगर इतना ही नहीं भाई, सबसे मजेदार चीज किसमें है? 55%। 55% आप अपनी पूरी बॉडी का जोर लगा देते हो। 56 इंच का सीना सुना है आपने? मोदी जी का 56 इंच का सीना सुना है? इसी तरीके से 55% में आप क्या लगा रहे हो? बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। ये है याद करने का तरीका। क्या? 7, 38 और 55। ठीक है, 7 के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ वर्ड्स को आप यूज करो। 38 के अंदर बोलने का तरीका, आपके भाव कैसे बोलने के पीछे। और फिर आता है 55 जिसमें आप पूरी बॉडी लगा देते हो, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके बढ़ेगा मैच द फॉलोइंग का। ओके गाइस, 7, 38, 55 एल्बर्ट मेहरा, आशीष नेहरा को याद कर लो। एल्बर्ट मेहरा आपको याद आ जाएगा। 7, 38, 55 दैट इज बॉडी। 38 के अंदर आपके हाव भाव और 7% आपके खाली होते हैं वर्ड्स। ओके, चलो अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के पीटीआर का, जो कि है नॉइज। सर इतने टाइम से कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट अभी 20 सेकेंड आपका पीटीआर चल रहा है। कम्युनिकेशन समझ में आ गया सर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, जो बोलना चाहते हो सामने वाले को वो समझाना है, दैट्स इट। समझ में आ गया सर? प्रॉब्लम क्या है इस पूरी कम्युनिकेशन में? देखो यार, हर मूवी में ना विलन के बिना मूवी अधूरी है। हर मूवी विलन के बिना अधूरी है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा विलन होता है नॉइस। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसकी डेफिनेशन पढ़ो यार, तुम्हें अपना आप समझ में आएगा मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। इट इज द अनवांटेड साउंड दैट creates interruption in the process of communication. It acts as a barrier to the effective communication. सर कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ नॉइस की वजह से, दैट इज एन अनवांटेड साउंड। ऐसी साउंड जो हमें नहीं चाहिए होती है मगर फिर भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो अगले आदमी को समझाना चाहते हैं अगला आदमी वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, अब देखते हैं यार विलन जो है ना कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है आपके लिए साइकोलॉजिकल नॉइज, सॉरी फिजियोलॉजिकल नॉइज। ठीक है, क्या बोलती है ये नॉइज? ये नॉइज बोलती है सर, ये जो नॉइज अपने अंदर से आती है ना, शरीर से, मतलब ये जो बॉडी की नॉइज है ना, ये होती है फिजियोलॉजिकल नॉइज। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सपोज करो यार आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपको भूख लग रही है, आपका मन तो कर रहा है बर्गर, सैंडविच, कुछ पिज्जा खाने का, और मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग में जो भी बात चल रही है क्या आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? सोचो आपका हेडेक हो रहा है, आपने कोई ना नशे की दवाई लेकर आ गए, सस्ता नशा करके आए और आपको ना झेरे आ रहे हैं वहाँ पे मीटिंग के अंदर, क्या मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? दैट इज व्हाट फिजियोलॉजिकल नॉइज। क्या लिखा है अब पढ़ो। इट रिफर्स टू डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय हंगर, फेटीग, हेडेक, मेडिकेशन एंड लाइकवाइज। फेटीग का मतलब होता है थकान। आप मतलब इतने थक गए हो ना कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ पे बैठ के उसकी बातें सुनने का, आपका मन तो कर रहा है घर जाके एसी चला के मैं सो जाऊँ, दैट इज व्हाट फेटीग।
ठीक है। फिजियोलॉजिकल के अंदर आपको क्या याद रखना है, बॉडी से रिलेटेड साउंड। ओके, नेक्स्ट आता है सर फिजिकल नॉइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप सभी को आता है। फिजिकल नॉइज मतलब कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो नॉइज होती है जो हमें इंटरप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल नॉइज। आप सपोज करो किसी से फोन पे बात करो और आसपास कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर बज रहा है, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, आप किसी अपने फ्रेंड को कोई ना टॉपिक समझा रहे हो ऑन फोन और आसपास कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, दैट इज व्हाट फिजिकल नॉइज। क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द नॉइज इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज हॉर्न्स और लाउड स्पीकर। सिंपल, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा इसको ड्रैग नहीं करते हैं। फिर आता है आपके लिए साइकोलॉजिकल नॉइज। दोस्तों आज के पीटीआर में साइकोलॉजिकल काफ़ी बार आने वाला है, एक बार मेरा इसको समझ के इसका पत्ता काट दो। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, मेंटल, मतलब हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पागल हो, मैं ये क्या कह रहा हूँ दिमाग से रिलेटेड है, दैट इज अ मेंटल स्टेट से रिलेटेड है। तो जब भी वर्ड साइकोलॉजिकल आए, मेंटल तो आपको प्री एज्यूम करना है कि मेंटलिटी से रिलेटेड होगा। चलो अब बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज में क्या लिखा है, इट रिफर्स टू वंस ओन मेंटल स्टेट दैट ड्राइव्स हिज अटेंशन टूवर्ड्स कम्युनिकेशन। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके स्कूल के दिन याद करो, क्या होता है, बहुत बार टीचर ने आपको रोका होगा, टोका होगा कि भाई ये तो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, माइंड तो इसका कहीं और ही चल रहा है। ये बंदा फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है मगर इसका ख्याल तो कहीं और चल रहा है, किसी और ही क्लास के अंदर गोते खा रहा है, कहीं और ही वादियों में घूम रहा है इसका माइंड। तो मतलब क्या आप फिजिकली और मेंटली इस क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो तो आपका जो ध्यान है उस क्लास के अंदर है ही नहीं, है ना। बहुत बार सुना होगा आपने, मतलब हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट है मगर हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जैसे आईपीएल का स्कोर चल रहा है, वो मूवी लॉन्च होने वाली है, उसने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, क्या हो रहा है, लफड़ा क्या हो रहा है, लाइक मतलब कितना कुछ चलता रहता माइंड में, दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल नॉइज। क्लियर। अब आता है बॉस सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शार्क टैंक। क्यों कह रहा हूँ मैं, बिकॉज क्या होता है उसमें जब पिक्चर्स जाते हैं, मतलब जो अपना आइडिया लेके वहां जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स वहां जाता है, वहां जाते ही क्या है ना, अपने आइडिया को सही से इलेबोरेट नहीं कर पाते, अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और वहां पे जो बैठे होते हैं शार्क्स, वो उनको कच्चा चबा जाते हैं। क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल try to communicate his idea but lacks to identify or lacks to define it with proper words। मतलब आपको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, आप या किसी को प्रपोजल देने के लिए गए हो और आप वहां पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, है ना, दैट इज व्हाट सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, चारों नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉइज, इसको आप ग्रांटेड मत लेना। इसको मैं वापस एक बार आपको रिकॉल करवाऊंगा, मगर अभी के लिए आपको यह याद रखना है, फिजियोलॉजिकल नॉइज, फिर फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सोसविलेंस। क्या लिखा है, सोसविलेंस। इसको आप याद कैसे करोगे, सॉस आगे क्या लिखा हुआ है, SOUS, सॉस, सॉस विलेंस। ठीक है, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सोसविलेंस। क्या लिखा है बेसिकली इसके अंदर, इट मींस द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्टिविटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी। मतलब हम ना कोई एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट। सर कुछ याद तो आ रहा है पर हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, को रिलेट नहीं कर पा रहे। मैं हूं ना, मैं समझाता हूं, याद करो तुम अपना बिग बॉस, याद आया। फिर याद करो तुम रोडीज एस्प्लेट्स वाला, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है और जब वो टास्क कर रहे होते हैं वो सारा का सारा जो फुटेज होता है वो रिकॉर्ड होता है और हमको टीवी पे दिखाया जाता है। अभी भी याद नहीं आ रहा है, चलो खतरों के खिलाड़ी तो देखा होगा यार, जब उसको किसी कंटेनर के अंदर जानवर छोड़ देते हैं तो उसके अंदर भी एक कैमरा लगाता है जस्ट टू रिकॉर्ड हिज एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन हमको दिखाया जाता है टीवी के ऊपर। अगर अब भी नहीं हो रहा है तो आई एम श्योर ये तो आपको 100% क्लिक हो जाएगा, स्पेशली बॉयज को। जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने देखा होगा एम्पायर के सिर के ऊपर एक कैप होती है, उस कैप के ऊपर होता है कैमरा जो हमें बार बार उसको व्यू दिखाया जाता है, नो बॉल चेक करने के लिए, रन आउट चेक करने के लिए बार बार वो कैमरा हमको दिखाया जाता है टीवी के ऊपर। 4 एग्जाम्पल दे दिए बॉस मैंने, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए वापस पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से कोरिलेट करता हूँ। वापस देखो, इट मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्टिविटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी। मतलब ऐसी एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट, मतलब जो पार्टिसिपेंट है उस एक्टिविटी का, उसके पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। द पार्टिसिपेंट्स वियर रिकॉर्डिंग डिवाइसेज व्हिच ऑफन स्ट्रीम ऑनलाइन लाइव वीडियो ऑन इंटरनेट। ठीक है, क्लियर है। मतलब पार्टिसिपेंट जो एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं, वो जो एक्टिविटी करेगा हमें वो दिखता रहेगा एंड वो वीडियो बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं सोर्स विलेन, दैट इज सॉस
विलेंस। क्या लिखोगे? सॉस विलेंस। क्या से याद करोगे? सॉस विलेंस। 4 एग्जांपल दे दिया मैंने, बिग बॉस, आपका खतरों का खिलाड़ी, रोडीज एंड आईपीएल। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एंट्रोपी। आज सर क्या एक से बढ़कर एक वर्ड लेके आए हो। बहुत सब कम्युनिकेशन में यही बचा है, जितना मोटा मोटा टॉपिक था ना वो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस पीटीआर्स में ले चुके हैं। अब ये छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग बनेगा या डिफाइन के अंदर बढ़ेगा, तो अब हमें इनको कवर करना है। अब बढ़ते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? आपने मूवी देखी है कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की है? ऐसे मत करो यार, देखी होगी यार, ये मूवी ऐसी नहीं है जिसने किसी ने नहीं देखी, उसके अंदर एक जादू होता है ना। अब बेसिकली क्या होता है, ऋतिक रोशन जादू को एक सिग्नल भेजता है अंतरिक्ष के अंदर। कैसे? टों 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 टों, इस तरीके से वो सिग्नल भेजता है एंड जादू को सिग्नल पहुंच जाता है। जादू भी वापस इसी तरीके से सिग्नल भेजता है ऋतिक रोशन को। ठीक है, याद आ रहा होगा, पोस्टर आ चुका है। आपको क्या करना है, वो जो सिग्नल आ रहा है ना ऋतिक रोशन के पास, वो ऋतिक रोशन समझ नहीं पाता उस सिग्नल को। दैट इज एंट्रोपी। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ऐसा सिग्नल या ऐसा मैसेज जो मुझे रिसीव तो हो रहा है बट मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, उसमें कोई बैरियर नहीं है भाइयों, मैं उस मैसेज को एनकोड नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज व्हाट एंट्रोपी। याद रखना, कोई मिल गया का एग्जांपल बहुत सही और सटीक एग्जांपल है। जब जादू सिग्नल भेजता है ऋतिक रोशन उसको रीड नहीं कर पाता है, इसलिए जादू अपनी अंतरिक्ष का उड़ान लेके आ जाता है धरती पे। ठीक है, वहां से बनती मूवी कोई मिल गया। देखो क्या लिखा है मैंने, इट रिफर्स टू द मैसेजेस विच कन्वे, क्या लिखा है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। क्या लिखा है, ऐसे मैसेजेस जो क्या कन्वे करते हैं, हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसको रीड नहीं कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं एंट्रोपी। याद रखने के लिए कोई मिल गया का एग्जांपल भाइयों याद कर लेना, बिकॉज क्या होता है बाद में ना एट द एंड ऑफ द सिलेबस इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, हमको पता तो होगा कि हमने पढ़ा है बट रिकॉल नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए 2 मिनट के लिए भले रुको, जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पे डैश करके KMG लिख दो। जब भी मौका मिले यूट्यूब पे जाके कोई मिल गया का ये सीन देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है उसको देखना। ये हम लोगों ने डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर भी पढ़ा था, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर भी हमने पढ़ा था, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी और एटीट्यूड चेंज थ्योरी। अलग अलग नाम है मगर सबके किरदार एक जैसा है, मतलब काम एक ही करती है मगर नाम क्या है अलग अलग। आपको तो एक ही वर्ड पकड़ना है, क्या है, साइकोलॉजिकल। सिंपल सा है भाई, मेंटल से रिलेटेड थ्योरी है। क्या बोलती है थ्योरी, बेसिकली जो थ्योरी है ना, सबसे पहले ये समझ लो, MMC मॉडल, दैट इज मास मीडिया कम्युनिकेशन, इसके ऊपर आधारित है। ये थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द मास मीडिया अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब जिसकी जैसी जरूरत होती है ना वैसा वो मास मीडिया पे रिएक्ट करता है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। छोटा सा एग्जांपल लो यहाँ, आपको ना सपोज करो कोई रनिंग वीडियोस है, उसके ऊपर एक पेडिग्री का ऐड आ रहा है, 30 सेकंड का ऐड है, 5 सेकंड के बाद आप स्किप कर सकते हो, और पेडिग्री का ऐड आ रहा है और बम्पर डिस्काउंट, क्या सॉलिड ऐड बनाया उन्होंने, मतलब 4 पे 6 फ्री एंड लाइक वाइज ऊपर सस्ता दे रहा है। मगर जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, पेडिग्री कुत्तों का बिस्किट होता है। ठीक है, पेडिग्री किसका बिस्किट है, कुत्तों का, पर आपके पास कुत्ता है ही नहीं। अब क्या करोगे, देखोगे ऐड को, क्या पता सर कुत्ता कभी फ्यूचर में आ जाए, पेडिग्री देख तो लूं मैं, क्या फायदा सर, कुत्ता तो है ही नहीं, करोगे क्या लेके पेडिग्री का, समझ लो बात को। तो तुम्हारी नीड ही नहीं है तो तुम पेडिग्री का ऐड क्यों देखोगे, तुम क्या करोगे, 5 सेकंड होते क्या करोगे, स्किप। ठीक है, दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल नीड। मुझे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है मैं उस मास मीडिया के एडवर्टाइजमेंट को नहीं देखूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बट क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स है मैं आपको टू द पॉइंट बात समझा रहा हूँ। आपको ये चीज क्लियर हुई, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द मास मीडिया अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर किसी के पास कुत्ता है तो वो देखेगा, क्या पता उसका फायदा हो जाए, क्या पता बिस्किट सस्ते में मिल रहा हो, कोई डिस्काउंट आया, कोई सेल आई है, वो देखेगा। पर जिसके पास कुत्ता ही नहीं है वो खरीद के करेगा क्या, है ना, क्लियर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुली। स्टिमुली मतलब सिचुएशन, ये चीज अभी क्लियर हो गई मेरे एग्जांपल से कि भाई हर यूजर अपनी नीड के हिसाब से वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि इसी का पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टिव एक्सपोजर। क्या मतलब,
अरे सर, जिसको नीड होगी वही तो उस एडवर्टीजमेंट को देखेगा। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट सेलेक्टिव एक्सपोजर। इसके बाद आता है सेलेक्टिव एक्सपोजर। सेलेक्टिव एक्सपोजर ये चीज होती है कि भाई अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तभी तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। एड देखना और लेना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आइएगा पहले लैंग्वेज पढ़ो, फिर थोड़ा सा और मुझे कुछ समझाना है, मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले सेलेक्टिव एक्सपोजर पढ़ लेते हैं। आपको मीनिंग क्लियर हो गया किसका? साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी और एटीट्यूड चेंज थ्योरी का, कि भाई अगर मुझे जरूरत होगी तभी मैं उस मास मीडिया पे जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसको मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर है। नाउ एक पार्ट है इसका, सेलेक्टिव एक्सपोजर। इंडिविजुअल्स पे अटेंशन टू दोज मास मीडिया विच आर इन जनरल अकॉर्डिंग्स विद देयर कन्विक्शंस एंड अवॉइड कम्युनिकेशन विच सीम्स टू चैलेंज देयर बिलीफ। मतलब ऐसे मास मीडिया जो अपने उनके कन्विक्शन से रिलेटेड होते हैं या उनकी ज़रूरतों से रिलेटेड होते हैं उनको वो देखते हैं। जो उनकी ज़रूरतों से रिलेटेड नहीं होते हैं, जिनका जैसे सपोज करो ऑलरेडी लंबा आदमी है, उसको एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि आप और लंबा हो सकते हो, अरे भाई वो ऑलरेडी लंबा है, और लंबा होकर क्या करेगा? हटा देगा, उसको नहीं देखेगा। दिस इज व्हाट सेलेक्टिव एक्सपोजर। अब बात करते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन की। सेलेक्टिव परसेप्शन कहता है आफ्टर सेलेक्टिव एक्सपोजर, मतलब सेलेक्टिव एक्सपोजर होने के बाद आपने चूज कर लिया है कि भाई मुझे मीडिया को देखना है, उसके बाद इंडिविजुअल्स टेंड टू रीड इनटू द मैसेज दैट सूट देयर नीड्स। अरे यार आईफोन लेना है, मेरी भी सैलरी आ गई है, 1-1.5 लाख की सैलरी आ गई है, मैं आईफोन लेने की बहुत अच्छा है, क्या मैं पहले दिन जो सैलरी आएगी पूरी की पूरी आईफोन लेने में खर्च कर दूंगा? नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। क्या करूंगा मैं 1.5 लाख का फोन लेके? मेरी तो सैलरी ही 1.5 लाख से कम है, मैं 1.5 लाख का फोन लेके करूंगा क्या? कुछ नहीं करूंगा। तो लेना अलग चीज है, मेरी इच्छा है लेने की बट आई कैनॉट अफोर्ड इट, तो मैं उसको लूंगा नहीं। ये कौन कहता है? सेलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी या एटीट्यूड चेंज थ्योरी, ठीक है। मोटा मोटा मुद्दा इतना सा था कि भाई मेरी जरूरत होगी तो मैं लूंगा, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं लूंगा। ये जो मॉडल्स है ना, या फिर मास मीडिया जो एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मास मीडिया के अंदर। जो मार्केटिंग पढ़ रहा है ना अभी एनटीए के अंदर, वो मेरी बात को इजीली समझ सकता है। आपको समझाने के लिए मैं कोई एडवर्टीजमेंट याद दिला रहा हूँ। टाटा न्यू करके कार्ड आता है, अभी रिसेंटली आईपीएल के टाइम्स के अंदर वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक लेडी को दिखाते हैं जिसको लैपटॉप खरीदना है, वो लैपटॉप खरीद नहीं पाती बिकॉज वो एक्सपेंसिव होता है। तो क्या करती है, फटाक से अपना टाटा न्यू का कार्ड निकालती है, वो लैपटॉप को बाय कर लेती है, उसके ऊपर उसको मिलता है 2000 का पॉइंट्स और कुछ पे स्केल मिलती है, मतलब अलग अलग टाइम पे आप पे कर सकते हो। ये क्या है, आपकी साइकोलॉजी को हिट कर रहा है। ऐसे लोग जो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं मगर खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको क्या करना है, सिर्फ टाटा न्यू का कार्ड खरीदना है, ठीक है। पोस्टर दिख रहा है आपको, आपको जब भी एडवर्टीजमेंट दिखे टीवी पे आपको ये रिलेट करना है। बढ़ते हैं, पहले 5 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं उसको एक बार के लिए रिकॉल कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में और फिर बढ़ते हैं आगे। 7, 38, 55 ये रूल हो गया है। आप जब मेरे से अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ोगे ना, अकाउंट्स और एफएम पढ़ोगे, मैं आपको रूल ऑफ 72 भी पढ़ाऊंगा जिसके अंदर पैसा डबल करने का टेक्निक होता है। हम किस तरीके से फटाफट निकाल सकते हैं कि हमारा पैसा जो हमने एफडी में डाला है वो कितने साल में डबल होगा। मगर पढ़ाऊंगा मैं आपको कहाँ पे, अकाउंट्स और एफएम के अंदर। अभी के लिए 7, 38, 55 क्या बोलता है, 7% आप क्या यूज करते हो सर? वर्ड्स यूज करते हैं। और जो 38% है आप क्या यूज करते हो सर? टोन, बोलने का तरीका। उसके बाद 55% सर बॉडी लैंग्वेज, 56 इंच का सीना लेके, अरे 55 इंच यार, 55 56 नहीं, 55 में क्या होता है बॉडी, ठीक है। 56 इंच का सीना मोदी जी को याद कर सकते हो। नॉइस एक विलन है कम्युनिकेशन के अंदर जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करने देता है। नॉइस के भाई 4 तरीके होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, जो कि बॉडी के अंदर से जो आवाज आती है, जैसे हंगर है, आपका हेडेक हो रहा है, आप थक गए हो। फिर आता है फिजिकल नॉइज, जो कि आसपास सराउंडिंग में जो नॉइस आती है। साइकोलॉजिकल नॉइज आपकी बेसिकली मेंटेलिटी, आपका ध्यान तो कहीं और है, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो मगर आपका ध्यान कोई और, आपका अटेंशन कोई और है, तो वो भी क्या करता है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर का रोल प्ले करता है। फिर आता है सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज बेसिकली क्या होता है, शार्क टैंक, मतलब मैं मेरे आइडिया को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे पता है मुझे बताना क्या है, मुझे उसमें डाउट नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू चूज द राइट वर्ड्स जो जिससे सामने वाले को वो चीज समझ में आ जाए। ओके, सोर्सविलेंस, अरे भाई सॉस से रिलेटेड, अरे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही कैमरा लगा दो, जो भी करेंगे हमको दिखेगा, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, रोडीज, यहाँ तक कि आईपीएल का कैमरा मैन। ओके, कैमरामैन मतलब एम्पायर के ऊपर जो कैमरा होता है। एंट्रोपी, कोई मिल गया, ऐसा मैसेज आ रहा है जिसको मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अनप्रिडिक्टेबल मैसेज, क्या लिखा है, अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर।
उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस और एटीट्यूड चेंज थ्योरी। भाई खरीदूंगा तो मैं अपनी मर्जी से मास मीडिया में एडवर्टीजमेंट वही देखूंगा जिसपे मुझे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, सेलेक्टिव एक्सपोजर होने के बाद सेलेक्टिव परसेप्शन। भाई अगर मैं लेना चाहता हूँ या मेरे कुछ काम का है उसके अंदर, इसको मैं तो ही लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ओके चलो, अब आता है 26 कॉग्निटिव एंड डिसोनेंस थ्योरी। आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ रखा है। कॉग्निटिव मतलब क्या, सोच में कन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इन थॉट्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव एंड डिसोनेंस थ्योरी। क्या लिखा है इसके अंदर, इट रिफर्स टू साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट मतलब मेंटल कन्फ्लिक्ट, अरे मैं लूँ या नहीं लूँ, मुझे पैसा बचाना भी है, मुझे आगे कहीं और भी काम आ सकता है, पर क्या सारा का सारा पैसा एक ही जगह में खर्च कर दूँ। इस कन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल। जो आपके मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है ना किसी भी चीज़ में, दैट इज व्हाट, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। क्या लिखा है, विच रिजल्ट्स इन कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स अबाउट समथिंग। मतलब एक ही चीज़ को लेके मेरे पास दो थॉट्स आ रहे हैं कि ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेने से ये फायदा है लेने से वो फायदा है। दिस इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट विच इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव एंड डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, आप जो देखते हो ना एंड ऑफ रीजन सेल आती है मिंत्रा के ऊपर, या अमेजोन आपके समर सेल या इंडिपेंडेंस डे पे या 26 जनवरी पे ये सेल्स निकालता है जिसके अंदर बम्पर डिस्काउंट देता है। तो ये जो क्यों देता है बम्पर डिस्काउंट, ये इस थ्योरी की वजह से, ताकि जो लोग अपनी इच्छा का सामान पहले नहीं खरीद पाए उनको डिस्काउंट के अंदर अपना स्टॉक निकालते हैं, वो डिस्काउंट हैवी डिस्काउंट देते हैं, जिससे जिसको भी जैसे कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे टीवी खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो डिस्काउंट का जब आता है ना तो उसको लगता है डिस्काउंट आ गया, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके उसको ले लेता हूँ। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से, बिकॉज ये थ्योरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स बेसिकली पहले भी आप पढ़ चुके हो फोनीम करके। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ए, वाई, जेड, एस, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हमारे अंदर उसकी स्टडी करता है, और वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो ये एक्सेंट अलग अलग तरीके से जो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है जो कम्युनिकेशन के अंदर, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ लेटर्स विच इन्वॉल्व्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। सिंपल, ठीक है, पहले पढ़ लो फिर एग्जांपल्स आपको और अच्छे से समझा देते हैं। वी यूज वर्ड्स फॉर द कम्युनिकेशन। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स। ये कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज करते हो, वर्ड्स किससे बनते हैं, लेटर से, और हर लेटर किससे बनता है, अलग अलग साउंड्स के, जैसे कैट, बैट, बर्ड, पुट, कट, ये सब क्या अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग साउंड, अलग अलग लेटर्स की एडिशन की वजह से साउंड चेंज हो रहा है। सिमिलरली फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। आपको पता होगा यूके की इंग्लिश और यूएस की इंग्लिश के एक्सेंट में फ़र्क है। इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है उसका एक्सेंट अलग है। आपको याद आ रहा होगा कि जब इनिशियली नया नया आईफोन आया था और उसमें सीरी लॉन्च हुआ था, वो सीरी हमारे इंडिया की इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग आप कोरिलेट कर पा रहे हो। याद करो आईफोन के अर्ली डेज जब सीरी नया नया आया था, उसको समझा पाना हमारी भाषा में बहुत मुश्किल था। हम इंग्लिश बोल रहे हैं पर वो भाई साहब कुछ और ही समझ रहा है। नहीं तो वॉइस टाइपिंग के दिन याद करो, जब हम कुछ को कुछ बोलना चाह रहे हैं वो अलग ही कुछ लिख रहा है। दोज वर द डेज। फिर इस स्टडी की वजह से जब एआई में स्टडी की गई कि भाई फोनेटिक्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, हर एक्सेंट का अलग अलग होता है, तब जाके इन लोगों ने उसको इम्प्रूव किया। और फाइनली अभी हम हिंदी में भी बात करते हैं ना सीरी से या एलेक्सा से, वो हमारी बात समझ लेते हैं, हम हिंदी में भी वॉइस टाइपिंग करते हैं तो हो जाती है। तो वो जो स्टडी थी ना, ये बेसिकली उसको फोनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोनाउंसिएशन की स्टडी की जाती है। और ये आपके एआई के अंदर अभी जीता जागता एग्जाम्पल है, आप लोग रिलेट कर सकते हो। दैट इज व्हाट फोनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर याद करने के लिए आप क्या लिखोगे, सीरी या एलेक्सा, वॉट एवर बी द केस। ओके, नेक्स्ट आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। भाई याद करने का तरीका, सर इतनी बड़ी पैराग्राफ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, याद कैसे करें। याद हम हमेशा हमारी स्टाइल में करते हैं, हम लोगों ने पहले भी किया है अभी भी करने वाले हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। निमोनिक्स कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कम्युनिकेशन चाहता क्या है यार आपसे, चाहता क्या है, माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे कि भाई बच्चा पढ़ लिख ले, नौकरी कर ले, अच्छी शादी कर ले, बस हमारी ड्यूटी पूरी। सिमिलरली कम्युनिकेशन क्या चाहता है कि भाई जो सामने वाले को मैं समझा रहा हूँ उसको समझ में आ जाए, याद हो जाए और बस काम निकल जाए। निमोनिक्स इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है ना वो छोटे छोटे लेटर्स के अंदर याद कराने की कोशिश करता है,
जिससे आप उसको टाइमली रिकॉल कर सकें। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत रेगुलरली यूज़ कर रहे हो निमोनिक्स, और समझाने का काम तो है ना मेरा, मैं समझा रहा हूँ यार, और कुछ नहीं। क्या लिखा है? इट इज द यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग एंड रिकॉलिंग वर्ड्स, नंबर्स, फैक्ट्स एक्सेट्रा। इट इज अ मेमोराइजिंग ट्रिक दैट हेल्प्स लर्नर्स रिकॉल इंफॉर्मेशन। सिंपल। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 29th पॉइंट, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, सीओसी एंड बीपीएस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है फॉर्मल एकदम, ABCD, ये जो आपने पहले भी लीनियर मॉडल के अंदर पढ़ाया था, ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर, सिमिलर टू दैट है। पढ़ लेते हैं, कुछ नया पॉइंट होता है तो देख लेंगे। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर एंड प्री डिफाइंड चैनल्स। मतलब क्या, मैनेजर होता है, फिर सब मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे तो 4-5 सीनियर मेंबर्स होते हैं, फिर सीनियर से जूनियर मेंबर, जूनियर मेंबर से वापस क्लर्क। इस तरीके से प्रॉपर टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। जैसे सपोज करो कभी कोई छुट्टी लानी है, ऑफिस के अंदर कोई है ना फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ऊपर टॉप डायरेक्टर्स ने कहा यार फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टर्स ने फर्दर वापस किया, आगे जो भी मैनेजर्स थे उनको बोला, मैनेजर्स ने आगे जो सीनियर स्टाफ था उनको बोला, सीनियर ने वापस क्लर्क्स को बोला कि भाई ये मिठाई लेकर आना, ये सामान करना है, फंक्शन करना है, अपने को पार्टी करनी है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन है ना ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक प्रॉपर रूट फॉलो करता है। डायरेक्टली अंबानी है ना किसी स्टाफ से बात नहीं करेगा, लोकल लोअर स्टाफ से कि भाई ये सामान लेके आना, फिर रात को फोन करेगा सर 4 किलो लाना है, 5 किलो लाना है, कितने किलो लेके आऊँ, है ना, इस तरीके से नहीं होता है। क्या लिखा है? such as memos, meeting, conferences, letters, presentation, notice board and likewise. Generally it is a top down communication. ठीक है, अब आता है इनफॉर्मल। सर नाम से समझ में आ गया सर, जो फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल, जो सर आपस में लोग बातचीत करके करते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो, होशियार हो रहे हो तुम। मगर इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग है। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं और फिर समझते हैं इसकी कैटेगरीज। चलो, it is the free flow of information among the individuals without the foundation of following formal route of communication। ये एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर कहीं भी जैसे आप फॉर्मल रूट फॉलो नहीं करना पड़ता आपको। एक नॉर्मली आपको कैसे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कभी सीनियर स्टाफ से आपको शादी ब्याह में मिल जाता है, तो जो आप कम्युनिकेशन वहाँ पे कर रहे हैं दैट इज व्हाट इनफॉर्मल, जिसमें फॉर्मल रूट्स फॉलो नहीं करना पड़ता। सर में आई कम इन, हेलो सर कैसे आप हो, मैं ये बात करना चाहता हूँ, नहीं यार, ईजी रहने का फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, 4 तरह के कम्युनिकेशन इसमें समझा रखे हैं। सबसे पहला आता है क्या, ग्रेप वाइन। नाम से समझो, ग्रेप, ग्रेप मतलब क्या, अंगूर, अंगूर और वाइन, क्या कॉम्बिनेशन है यार, अंगूरों से वाइन बन रही है। क्या लिखा है? इट इज एन पर्सन टू पर्सन मीन्स ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन और गॉसिप। मतलब क्या, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हमें पर्सन टू पर्सन देनी है, दैट इज व्हाट ग्रेप वाइन। इसको समझना है ना, तो यार मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो आपने कभी देखी हो और आपको याद आ जाए। स्कैम 1992 आई थी हर्षद मेहता की, और जब हर्षद मेहता को किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ाना था तो उसने क्या किया, अपने जो भी ब्रोकर्स थे उसके अंदर हवा फैला दी क्या, हर्षद मेहता के राज में मार्केट में मजा मांगा। मतलब क्या, मतलब हर्षद मेहता ने अगर कह देना ये स्टॉक खरीदना है, ACC खरीदना है, तो ACC तो मतलब रॉकेट है, कोई रोक नहीं पाएगा। वो मार्केट में हवा फैला देते थे कि ACC जो हर्षद मेहता का तो ACC बढ़ेगा, ऐसा हुआ भी। एंड ये अगर आपने स्कैम देखी होगी, वो जो यूज़ किया था चैनल हर्षद मेहता ने, एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर चाय के लिए इन्फॉर्मेशन बांटना, टिप्स बांटना, दैट वाज ऑल एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, याद आ जाएगा। मतलब कि अपन किसी एक आदमी को आपको इन्फॉर्मेशन देते हो, वो आदमी वापस जाके आगे इन्फॉर्मेशन को फैला देता है, दैट इज व्हाट ग्रेप वाइन। वापस पढ़ो क्या लिखा है। इट इज एन पर्सन टू पर्सन मीन्स ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन और गॉसिप। इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, गॉसिप भी हो सकता है। गॉसिप क्या है ये पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। गॉसिप वैसे आप बहुत फैमिलियर हो, जो ये जनरली लेडीज लोग करते हैं, या जो ये पंचायती वाला जो हम कहते हैं ना, पंचायती करते रहते हैं, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के अंदर उंगली करना, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, दिस ऑल आर कॉल्ड एज गॉसिप। क्या लिखा है? A person who habitually reveals personal and sensational facts about others. Here the person is at the epicenter of the wheel who seeks and share information with others. मतलब कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे वो पब्लिकली बता रहा है या अपने मन से बता रहा है, मतलब क्या बड़ा चढ़ा के बता रहा है, दैट इज व्हाट गॉसिप। ठीक है, अब आता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क समझो, सपोज करो 2 फ्रेंड्स है, ठीक है,
मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शेयर की, क्या मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, XYZ ये सब है, बच्चे मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने में ये नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करूँ, दूसरा प्रोफेशन ढूंढना है। मैंने अपने दिल की बात बोली, ये सोच के बोली कि ये जो बंदा है ना, ये आगे किसी को नहीं बताएगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, किसी को नहीं बताएगा। मगर इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड था, इसने जाके उसको बोल दिया। इसने भी यही सोचा कि भाई ये भी किसी को नहीं बताएगा, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता होना चाहिए। सिमिलरली इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड था, इसने जाके उसको बोल दिया, इसने भी यही सोचा। ऐसे करते करते ना सबको सब चीज़ पता चल गई और सबने यही सोचा कि कोई आगे किसी को नहीं बताएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्लस्टर नेटवर्क। क्या लिखा है? अ पर्सन गेट्स इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन दी, एंड पासेस दैट इंफॉर्मेशन टू हिज क्लस्टर और ग्रुप नेटवर्क, and one person from that cluster does the same and so on। एंड इस तरीके से क्या चेन चलती रहती है। ये स्टॉक मार्केट में बहुत पॉपुलर है। जैसे किसी को टिप्स मिलती है, जैसे बॉम्बे से किसी ब्रोकर ने किसी को टिप दी, वो टिप आगे से आगे से आगे से आगे बताता रहता है। जैसे हमको पता है कि यार इस बंदे ने मार्केट में बहुत पैसा कमाया, हम जाके उसको क्या बोलते हैं, भैया बताओ ना यार क्या खरीदना है। दैट इज वॉट टिप्स एंड दैट इज वॉट क्लस्टर नेटवर्क। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक ये वीडियो चला रहा हूँ, रणबीर कपूर का है। मैं नहीं समझा पा रहा था, 100% श्योर रणबीर कपूर आपको एक बात अच्छे से समझा सकेंगे। ये वीडियो देखो, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और मैं आप सबको यह बात बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम है सीक्रेट, क्योंकि हर इंसान का एक दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा, और उस इंसान का भी दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा। और ऐसा करके ये पूरे हॉल को सब जानते हैं कि सीक्रेट क्या है। समझ में आया? अब देखो रणबीर कपूर से भी पढ़ा दिया मैंने आपको। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें क्लस्टर नेटवर्क समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्या, प्रोबेबिलिटी चेन। क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी? मतलब रैंडमली यार, जो जैसे मिला उसको बता दिया। शादी ब्याह में मिला तो वहां बता दिया, कहीं कैफेटेरिया में मिला तो वहां गॉसिप्स कर ली, इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। मतलब रैंडम बेसिस पे हो रहा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे मिलने वाले को इन्फॉर्मेशन। हमारे ना राजस्थान में ये चीज़ बहुत होती है, जैसे कभी भी दो आदमी मिलते हैं ना, उसको पूछते हैं अरे तुम ध्यान है फलाना डिंगनर साथ कही हुई हो, बस इतनी सी बात बोलता है। अगले आदमी को अगर पता होगा तो खुद बता देगा, नहीं पता है कही हुई हो तू बता। इस तरीके से इंफॉर्मेशन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये सब हमने अभी क्या पढ़ा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, तो गाइस ग्रेपवाइन याद रखना, गॉसिप याद रखना, क्लस्टर नेटवर्क भाई रणबीर कपूर ने पढ़ाया याद रखना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चेन, रैंडम है यार, रैंडम बेसिस पे हम किसी को भी कोई चीज़ बता देते हैं ना, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सर समझ में आ गया, विलन तो है इस मूवी के अंदर, दैट इज नॉइज, बट हाउ टू ओवरकम इट, उसके लिए 7 C यार। ये 7 C आप फॉलो कर लो कम्युनिकेशन के अंदर, आपका कम्युनिकेशन एकदम दुरुस्त हो जाएगा, एकदम इफेक्टिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या लिखा है वो 7 C? सबसे पहले आप जो भी ये लिखो, इट इज एन चेकलिस्ट दैट एन इंडिविजुअल मस्ट एंश्योर टू फॉलो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कर लेंगे सर, और क्या क्या है? पहला क्लियर, साफ बोलो यार, ये ना गुटका उटका था खा के मत बोला बड़ा बड़ा बड़ा, नहीं, सीधा बोलो, साफ बोलो, क्लियर बोलो। कंसाइज, कम बोलो, टू द पॉइंट बात करो। कंक्रीट, अपने ना सेंटेंसेस को ना टू द पॉइंट रखो, इधर उधर की बातें लेके इधर उधर बिखरते हुए मत चलो। फिर आता है कोहेरेंट, ये ना सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है बॉस। मतलब ये जो बोलता है ना, ये खुद नहीं करता है। कोहेरेंट का पहले मीनिंग समझो, क्या होता है, यूज ऑफ इजी वर्ड्स और लॉजिकल वर्ड्स या अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स जो सामने वाले को समझ में आए। मगर इस बंदे ने खुद ने अपना नाम क्या लिखा है, कोहेरेंट। इसको गूगल करके पता चला है खुद भी। तो देखो यार बोल क्या रहा है, इजी लैंग्वेज यूज़ करो, इजी वर्ड यूज़ करो, इसको भी यहाँ इजी वर्ड यूज़ करना चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंड कर्टियस। कर्टियस मतलब होता है रेस्पेक्ट। मतलब क्या, आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, रेस्पेक्ट के साथ करो यार। सेल्फी मूवी आई थी ना, वो पूरी मूवी इस एक पॉइंट के ऊपर टिकी हुई है। अगर अक्षय कुमार ने इमरान हाशमी से ढंग से कम्युनिकेट कर लिया होता, पूछ लिया होता भाई मीडिया यहाँ पे क्यों आया है, आरटीओ ऑफिस में मीडिया का क्या काम सुबह 7 बजे, इमरान हाशमी अपना जवाब दे देता, बात खत्म हो जाती, मूवी नहीं बनती। तो सेल्फी मूवी जो आई थी ना, कंप्लीटली इसके ऊपर आधारित थी। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से जो भी मूवीज़ देखते हो, मीडिया देखते हो, आसपास जो भी एनवायरनमेंट देखते हो ना, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोरिलेट करो। बिकॉज देखो यार, पढ़ाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, मेन बात क्या होती है, रिटेंशन। अगर आपको कोई रियल लाइफ से आप उस एग्जाम्पल को लिंक कर पा रहे हो, टॉपिक को लिंक कर पा रहे हो, दोस्तों यार वो आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा। और एनटीए का जो एग्जाम है ना, इट्स लाइक अ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मतलब आपको फटाफट क्या याद आ रहा है, क्या रिकॉल हो रहा है, आपको 1.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। और रीजनिंग में तो जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग और इसमें जाओगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो
कंक्रीटली आपके पास दूसरे चैप्टर्स के लिए 1 मिनट से भी कम का समय होता है। उस समय आपको जो याद आता है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो आपको बताता है वही आपका आंसर बन जाता है। इसलिए माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो यार, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे नंबर से आप पास हो। चलो बढ़ते हैं माइंड मैपिंग की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। माइंड मैपिंग पहले हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो जो चीज़ नहीं पढ़ी थी पिछले क्लास के अंदर, पिछले क्लास का पीटीआर वो भी कवर कर लेते हैं। चेन नेटवर्क ABCDE, उसके बाद व्हील नेटवर्क इवेंट मैनेजर का मैंने एग्जांपल दिया था। सर्कल नेटवर्क राइट और लेफ्ट, ध्यान रखना सर्कल का मतलब ये नहीं है कि इसे आपस में कहीं पे भी कर लोगे। राइट और लेफ्ट मैंने मीटिंग और सेमिनार्स का आपको क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। ऑल चैनल नेटवर्क रोडीज और मैंने स्प्लिट्सविला का एग्जाम्पल दिया था, किस तरीके से टीम वर्क में आपस में टीम्स में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बर्लो हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोक्सिमिक्स अब तो याद कर लो यार, अभी भी याद नहीं हुआ क्या यार, कैसे काम चलेगा, है ना। ऐसे ना करो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एंट्रोपी नया है, एंट्रोपी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जादू क्या पढ़ा था हमने, जादू टो 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 टो। हाइपोडर्मिक बुलेट थ्योरी क्या बोलता है MMC, यार जैसा मैं दिखाऊंगा ना ऑडियंस वैसा ही मान लेगी। क्या है ये, मास मीडिया कम्युनिकेशन की एक थ्योरी। कोविड के अंदर नाक में नींबू का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। फिर आता है येलो जर्नलिज्म, बड़ा चढ़ा के बताना। उसके बाद कोलन कैन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, सोजविलेंस आज ही किया है, आज ही किया है। सोजविलेंस क्या होता है भाई, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम कैमरा लगा देते हैं और जो भी एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम लाइव दिखा देते हैं। खतरों के खिलाड़ी 7 38 55, 7 मतलब क्या बोलना, 38 मतलब कैसे बोल रहे हो, हाव भाव क्या है, और 55 इंच बॉडी, 55 इंच का जो 56 इंच का सीना जो मोदी जी ने बोला है ना, बॉडी से आप कोरिलेट कर लोगे भाई, ये बॉडी से रिलेटेड है। उसके बाद क्या आ रहा है, साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या होता है। अरे भाई जरूरत होगी तो मैं मास मीडिया का मॉडल देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। देखूंगा तो उसके बाद में मैं इवेल्यूएट करूंगा, दैट इज सेलेक्टिव एक्सपोजर, कि भाई मुझे इसको लेना है या नहीं लेना है। ये क्या बोलते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन का मॉडल। यहाँ का विलन कौन है, नॉइस, अनवांटेड नॉइस है यार, अनवांटेड साउंड आ रहा है जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। 4 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी। फिजियोलॉजिकल, बॉडी से रिलेटेड, भूख लगी है सर, मन नहीं लग रहा है, मेरा बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मैंने अभी सस्ता नशा किया है, नशा आ रहा है सर, नहीं हो रहा है, क्लास में ध्यान नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाट फिजियोलॉजिकल। फिजिकल नॉइस, एनवायरमेंटल साउंड, सिमेंटिक नॉइस क्या होता है, अरे आपका माइंड कहीं और है, आप कहीं और हो। फिर आता है साइकोलॉजिकल नॉइज, मेंटल स्टेट, आपका माइंड कुछ और कहना चाहता है, आप कुछ और करना चाहते हो। ठीक है, सिमेंटिक नॉइज बेसिकली क्या था, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या, शार्क टैंक का एग्जांपल आपको याद करना है इसके अंदर, कि मैं मेरे आइडियाज को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। निमोनिक्स, अरे भाई बड़ी चीज को आसान तरीके से याद करने के तरीके को बोलते हैं निमोनिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड, प्रोनाउंसिएशन, है ना। सीरी का एग्जांपल आपको दिया था मैंने इसके अंदर, अरे भाई फोनेटिक्स नहीं होता तो आज सीरी और आपकी दोस्ती कभी नहीं होती। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ग्रेपवाइन, किसका एग्जांपल दिया था, हर्षद मेहता का, किस तरीके से वो एक एक आदमी को जाके वो कम्युनिकेशन को स्प्रेड कर देता है, जो एकदम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो हमें फटाफट फैलानी होती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेपवाइन। इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये पब्लिकली नहीं होता है, एक सीक्रेट होता है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ कोई सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सीक्रेट है किसी को नहीं पता, दैट इज व्हाट ग्रेप वाइन, फटाफट होता है, वो फास्ट होता है ग्रेप वाइन का कम्युनिकेशन। वो पब्लिकली इस तरीके से हम जाके अनाउंस नहीं करते आज मेरे को ये आज ये स्टॉक खरीदने वाला हूँ। इसलिए हर्षद मेहता वाला वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको ये कंसेप्ट शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है गॉसिप्स, ये बहुत फैमिलियर हो आप लोग। क्लस्टर नेटवर्क, रणबीर कपूर ने भी सिखा दिया आपको, भाई मैं एक ऐसे आदमी को बता रहा हूँ जिसको किसी को नहीं बताएगा, ऐसा मुझे लगता है, वो भी वापस ऐसे आदमी को बताता है जो किसी को नहीं बताएगा। इस तरीके से हर कोई अपने अपने नेटवर्क में बताता रहता है। प्रोबेबिलिटी चेन का मतलब क्या है, रेंडमली मैं किसी को भी बता देता हूँ। 7 C's आपको याद रखना है, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंट, है ना। चलो ठीक है। और कॉग्निटिव एंड डिसोनेंस बेसिकली क्या है, आपका साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हो रहा है कि मैं चीज लूं या नहीं लूं, दैट इज द कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट। ओके गाइज,
आई एम एक्सपेक्टिंग मैंने सारा आज का जितना भी टॉपिक था सारा कवर कर लिया। स्टिल कोई टॉपिक अगर रह गया है तो कोई बात नहीं, माइंड मैपिंग क्लास रेगुलर हम लोग हर क्लास के बाद में कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम और वापस कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये स्क्रीन आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप खुद इसको बना लें। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीटीआर के अंदर। टिल देन टेक योरसेल्फ अ गुड केयर और रिवाइज करो, बार बार सिर्फ देखते रहो, 5 मिनट रोज के आप एक चैप्टर को दो, माइंड मैपिंग को पढ़ लो, टॉपिक्स रिकॉल होते रहेंगे। एग्जाम्पल्स का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप करके देखो और फिर उसका पेपर अटेंड करो, क्वेश्चन पेपर अटेंड करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीटीआर के अंदर। थैंक यू सो मच।